चलिए। नमस्ते पवन जी। हम नमस्कार। लोग काफ़ी दिनों बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आपका एक इंटरव्यू थोड़े दिनों पहले यूट्यूब पे आया, श्याम और अशोक जी के साथ, जिसमें हाँ, आप हाँ। नागराज जी के साथ आपने जो टाइम बिताया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू हमने भी पहले किया था, करीब 2 साल पहले, जिसमें आपने कई हम्म, लोगों के बारे में बताया था। उसमें नागराज जी के बारे में भी बताया था। हम्म, और देखिए, वो रिकॉर्डिंग 2 हिस्सों में थी, अच्छी लंबी रिकॉर्डिंग थी ये। हम्म, तो ऐसा ही ये भी है। और अच्छी रिकॉर्डिंग लगी मुझे। श्याम और अशोक हम्म। जी काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ, आपसे भी उन्होंने बात करी, तो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग लगी। लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि और इलैबोरेट हो सकते थे, उस रिकॉर्डिंग में हुए नहीं। ये हर हाँ। रिकॉर्डिंग की एक लिमिटेशन है, कुछ ही बातें उसमें ठीक से इलैबोरेट हो सकती हैं, हर चीज़ तो नहीं हो सकती इलैबोरेट। लेकिन वो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए फिर हाँ, मैंने आपसे बात करी और हमने सोचा कि चलिए उसी से निकल के एक और रिकॉर्डिंग करते हैं, या एक सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ उन मुद्दों पे थोड़ा सा और विस्तार किया जाए, जो उस जो शाम के साथ जो बात हुई उसमें आए तो सही, लेकिन ठीक से इलैबोरेट नहीं हुए। हम्म, तो ये सोच के हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ये एक रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, एक नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स होंगी, धीरे धीरे करेंगे। हम्म। तो वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो ठीक है। पहली बात मुझे लगी होनी चाहिए और विस्तार से, हम्म, वो सिद्ध की जब आप यात्रा सुना रहे हैं, हम्म, तो ये बात हमने पहले भी सुनी है, इस रिकॉर्डिंग में भी आई है हम्म, कि जब आप और अनुराधा जी मसूरी शिफ्ट होते हैं और हम्म, स्थानीय लोगों से परिचय होता है, उनके आग्रह पे आप एक दो स्कूल शुरू करते हैं, स्कूलों में बच्चे आने लगते हैं। तो हम्म। वहीं की एक स्थानीय महिला थी जिन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया कि आप जो कर रहे हैं वो, आपका इंटेंशन भले ही सही है लेकिन ये काम गड़बड़ हो रहा है। और वो कहती हैं आपसे कि आप हमारे बच्चों को होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। उस समय पता नहीं आपने इसको कैसे अप्रिशिएट किया या पूरा किया नहीं किया, लेकिन अब जब इतने साल हो गए हैं, इतनी बड़ी यात्रा आपकी हो गई है, तो इस पॉइंट को थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहिए। ये जो उस महिला का जो ऑब्जेक्शन था, और फिर उसका जो बिल्कुल क्लियर मैंडेट था कि शिक्षा का मतलब ये होता है ना, उस पे आप अपनी बात थोड़ा विस्तार से रखिए। ठीक है। तुम्हारा वीडियो कभी कभी काला हो जा रहा है। हाँ वो कभी लाइट, हाँ वो हो हाँ, जाएगा ठीक, हाँ। हाँ। नहीं, वो थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं कि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हुआ ऐसा कि हम लोग जब आए थे तो, और ये बात जो बात उस महिला ने कही, उसका नाम पुलमो देवी है, कांडी गांव की थी। तो उसने जो कही उसके पहले एक पूरा एक बैकग्राउंड है जो उस वीडियो में उसकी बात ज्यादा हुई नहीं। और उनके प्रश्न उस तरह के थे नहीं, और मैं क्योंकि उस बैकग्राउंड से शुरू किया तो मैंने कोशिश की कि उस पर ज्यादा इलैबोरेट ना करूं, क्योंकि उनका मुद्दा थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक था, मध्यस्थ दर्शन नागराज जी को लेके था। तो इसलिए उस बैकग्राउंड को मैंने बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वो जरूरी है। जी। और इस बात से जुड़ता है जो तुम्हारे प्रश्न है उससे, या तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है उससे। उसमें ऐसा हुआ था कि हम जब आए थे तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ये मैंने बहुत बार बात बोल दी है पर शायद बोलना फिर भी जरूरी है, कि मेरा कोई बहुत इंटेंशन नहीं था कि मैं गांव में कोई संस्था खोलूंगा और मैं स्कूल खोलूंगा इत्यादि इत्यादि। ये चीजें हो गई। हो कैसे गई कि हम जब यहाँ आए थे मैं तो सिर्फ एक ही इंटेंशन से आया था, मुख्य इंटेंशन था पहाड़ों में एकांत में रहना है। और उस टाइम मैं विपश्यना का साधक था। तो मेरा मन था कि पहाड़ में एकांत भी है और एक सिंपल जीवन मैं जी सकूंगा, और उसमें मैं विपश्यना साधना करूंगा, यूंगियन साइकोलॉजी को स्टडी करूंगा, थोड़ा बुद्धिज्म को स्टडी करूंगा। मेन जो इंटेंशन ब्रॉड यही लेकर के हम आए थे। पर मेरे पास उस समय थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब एक रोमांस था पहाड़ों को लेके, आज भी है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था।
और वो बचपन से रहा है मेरा। पहाड़ों से एक रोमांस, जंगल से एक रोमांस। तो यहाँ पे जब आए तो रहते तो हम मसूरी में थे, क्योंकि हमारे दो बच्चे थे, और मुख्य कारण ही मसूरी में जाने का ये था कि अनुराधा चाहती थी कि वो उस स्कूल में जाएं जिस स्कूल में वो गई थी जब वो मसूरी रहती थी। तो हमारे बच्चे मसूरी जाते थे स्कूल में, और इसलिए हमारे लिए ये अनिवार्य सा हो गया था कि हम मसूरी रहें। हालांकि मेरी मुझे मसूरी उस समय पसंद नहीं था। मैं आईआईटी के ज़माने में बहुत बार यहाँ मसूरी आता था, क्योंकि हमारे दोस्त का यहाँ मकान था जो खाली रहता था, तो हम लोग छुट्टियों पे एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए यहाँ बहुत आते थे। पर वो छुट्टी एक मनाने के लिए आते थे, दिल्ली से दूर भागने के लिए आते थे। मसूरी से कोई लगाव खास हो ऐसा नहीं, पहाड़ से जरूर लगाव था। तो मसूरी पहाड़ में है तो उतना तो ठीक है, लेकिन मुझे मसूरी बहुत पसंद नहीं था। पर क्योंकि यहाँ रहते थे बच्चों के स्कूल के कारण, तो हमारा मन होता था कि हम रिमोट एरियाज में जाएं। तो यहाँ से निकल जाते थे। हमारे पास गाड़ी थी मारुति 800, तो हम निकल जाते थे। और एक इलाका है यहाँ जहाँ जब जाते थे तो वहाँ के गांव के लोगों से एक थोड़ी सी जान पहचान हो गई, छोटी मोटी मित्रता आप कह सकते हो गई, बार बार देखना, चाय पीना, वे वो। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे, हमारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है स्कूल जैसी, तो आप यहाँ पे, आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, यहाँ पे आप एक स्कूल खोल दीजिए। तो शुरू में मैंने उनको मना किया कि मैं स्कूल तो नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे वो बंधन लगता था। पर मैं, हाँ, हम लोग आ जाएंगे, हम दोनों, और हम बच्चों को पढ़ा देंगे एक आध दो घंटे। स्कूल जैसी फॉर्मल चीज नहीं खोलेंगे, लेकिन वो जाते जाते वहाँ का माहौल, एक मतलब हमको भी मजा आने लगा, और उधर एक बहुत बड़ा उनका कॉपरेशन मिला। तो एक उत्साह, एक एंथुजियाज्म उससे बिल्डअप हुआ। तो वो चल पड़ा जिसको कहते हैं। तो मैंने कोई इंटेंशनली किया हो ऐसा नहीं, इसीलिए होती है चीजें, मैं इसमें भी विश्वास करता हूं कि ये हो गया। और ये चला दो तीन चार महीने। और एक दिन उधर के प्रधान जी ने चार लड़कों को हमारे सामने लाके ले आए, जो 12वीं पास थे, उसी इलाके के थे। और उन्होंने कहा कि आपका ये स्कूल अच्छा चल रहा है, ये चार लड़के हैं, 12वीं पास हैं, आप थोड़ा इनको ट्रेनिंग दे दीजिए। और हमारे दो और गांव हैं इसी ग्राम सभा में जहाँ हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, तो ये चार लड़के, दो दो लड़के एक एक स्कूल को चलाएंगे, आप इनको थोड़ा ट्रेन कर दीजिए। जब ये उनको ट्रेनिंग की बात आई तो हमने देखा, हमको तो ये ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ पता था नहीं, तो मुझे कोई शिक्षा का भी कुछ ज्ञान था नहीं। तो ट्रेनिंग का मतलब मेरे लिए यही होता था कि भाई उनको भाषा थोड़ा देख लो उनकी, थोड़ा गणित उनकी देख लो। तो जब वो देखा समझा तो पता चला कि भाषा भी बहुत अच्छी नहीं है, और गणित तो बिल्कुल चौपट है। तो हमने उनको थोड़ा सो कॉल्ड ट्रेनिंग दी, थोड़ा पढ़ाया, किताबों से पढ़ाया, समझाया। और दो तीन महीने के बाद दो गांव में वो दो दो लोग चले गए। अब जब ये चले गए तो हमको लगा कि ये भाई ये कितने दिन टिकेंगे, क्योंकि मतलब आदमी को पैसे तो चाहिए ना। अगर दिन 4-5 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है तो वो एक्स ग्राशिया तो नहीं कर सकता मेरी तरह। तो हमने उनको 400 रुपया माहवार एक एक को देना शुरू किया, यानी 2000 रुपया। वो मेरे लिए एक महीने दो महीने तक तो ठीक था। बाकी लगातार मैं उस समय, इतनी मेरी मतलब थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मेरे पास उस तरह की इनकम उस समय थी नहीं, घर छोड़ के आया था। तो हुआ कि ये कि उसी समय एक बंकर रॉय नाम के एक सज्जन, जिनसे मेरी हल्की सी मुलाकात थी, वो यहाँ मसूरी आए और मेरे घर आ गए, क्योंकि उनको पता था मैं मसूरी में हूँ। तो इधर उधर पता करके वो मेरे घर आ गए और हम लोग की बात होने लगी। तो मैंने ये सारी बात जब उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम संस्था क्यों नहीं खोलते हो। मैं बोला संस्था खोलने से क्या होगा, बोले "तो उसके बिना पैसा नहीं मिलेगा, संस्था खोलोगे तो पैसा मिल सकता है"। तो उनके कहने पे मैंने साल भर, लगभग साल भर बाद मैंने संस्था खोली सिद्ध नाम से। और उन्हीं के सुझाव पे, या सिफारिश भी बोल सकते हो, उन्होंने कहीं सिफारिश मेरी की होगी, बताया होगा कि ऐसे पवन है और अच्छा काम कर रहा है। तो हमको पैसे, पहला एक पैसा जो है वो हमको मिल गया। एक अंग्रेजी संस्थान उस समय बहुत सक्रिय था, सेव द चिल्ड्रन फंड यूके का, वहां से वो पैसा मिल गया।
अब देखो इसमें भी होनी की बात कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम, जब मैं उस दिन गया इस बंकर के कहने पे उस संस्था का दफ्तर दिल्ली में, मैं उनसे मिलने गया, उनकी जो कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से, एक महिला थी, उनसे जब मिलने गया, तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जब उससे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर बाद वो बोलती है, तुम्हारा नाम पवन है, तुम मसूरी से आए हो और तुम स्कूल चलाते हो, तो क्या ये आर्टिकल तुम्हारे ऊपर है? और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला, और टाइम्स ऑफ इंडिया के मिडिल पेज पे, जहाँ एडिटोरियल पेज होता है, उसमें एक मिडिल आता था, अभी भी आता है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अखबार खरीदना बंद कर दिया कई सालों से। एक मिडिल होता था, उस मिडिल में वो आर्टिकल मेरे ऊपर था कि पवन है, मसूरी में है और ऐसा करता है वैसा। उस टाइम थोड़ा मैं आइडियलिस्ट किस्म का था, कुर्ता पजामा पहनता था, खादी पहनता था, घर में झाड़ू लगाना, कूड़े साफ करना, कूड़े को जलाना, उसको सेग्रीगेट करना, इत्यादि इत्यादि। तो एक हमारी नेबर थी जो लिखती थी कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, उसने मेरे ऊपर लिख दिया। हल्का फुल्का सा आर्टिकल था, बट इट वॉज बेसिकली अ नाइस आर्टिकल। आई डिड नॉट नो अबाउट इट। मेन चीज ये है कि मुझे उसकी कोई इंक्लिंग भी नहीं थी। तो क्योंकि वो आर्टिकल उसी दिन आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिस दिन मैं दिल्ली में पहुंचा हूं, मैंने देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो तुम इमेजिन कर सकते हो, कोई अनजान व्यक्ति जिसको, जिसके पास मैं एक छोटी मोटी सिफारिश लेके पहुंचा हूं, उसको वो आर्टिकल उसी दिन पढ़ने को मिलता है जिस दिन मैं उससे मिल रहा हूं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल। तो ये होनी है ना, ये हुआ ना अपने आप। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको फंड करेंगे, लेकिन एक बार आप हमारे फील्ड डायरेक्टर, जो उनके चीफ थे, जो एक ब्रिटिशर था, उससे एक बार आप मुलाकात कर लीजिएगा। हम टहरी आते रहते हैं, मतलब देहरादून होके टहरी जाते हैं, हमारी बड़ी संस्था को हम पैसे देते हैं, तो हम जाएंगे तो आपको वो देहरादून में आप आ जाइएगा उनसे मिलने के लिए, हम आपको बता देंगे। तो एक आध महीने, 15-20 दिन, मुझे याद नहीं है, उनका फोन आया। वो आज, उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, वो हमारे नेबर के पास फोन आया कि हम आ रहे हैं फला फला दिन को। तो देहरादून में क्वालिटी का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था उस जमाने में, वहां हम लोग मिल लेंगे 4 बजे शाम को। ठीक है साहब, हम पहुंच गए। अब देखिए, वो जो फील्ड डायरेक्टर था, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। ये एक स्टैंडर्ड, अब बाद में तो मुझे समझ में आया कि सारे ही एनजीओ वाले ऐसे ही पूछते हैं कि व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज डिफरेंट, मतलब स्कूल चला रहे हो पर उसमें अलग क्या है? अब अलग क्या है, मेरे को तो, आई वॉज अ नोविस, मुझे कुछ पता नहीं था इन सब चीजों का, तो मैं क्या अलग बताऊं? फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं विपश्यना बच्चों को करवाता हूँ, मतलब आनापान, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, या 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को। और हमारे जो 4 टीचर्स उस टाइम थे, उनको भी मैंने शिविर करने भेजा था, और वो भी इसको मैं उस ये उनको इनकरेज करता था कि आप विपश्यना करिए। मैं उस टाइम करता ही था। तो मैंने बोला कि ऐसे ये करते हैं हम लोग, मुझे यही एक चीज समझ में आई कि अलग करते हैं। तो उसने बोला कि ये थोड़ा मुझे और बताओ इसके बारे में। ही गॉट इंटरेस्टेड, आई टोल्ड हिम क्वाइट अ बिट, बिकॉज मैं तो पूरा भरा हुआ था विपश्यना से। तो मैंने पूरी थ्योरी जो भी मुझे समझ में आई सारी बात बताई, टेक्निक के बारे में बताई। यू नो व्हाट, ही टर्न्ड आउट टू बी अ बुद्धिस्ट। अच्छा। और विपश्यना का ओरिजिन भी बुद्धिज्म से, मेरे को पता नहीं ये बात। आई डोंट नो इफ इट प्लेड अ रोल, बट आई हैव अ फीलिंग इट डिड प्ले अ रोल। एंड वी, अच्छा वो पैसे, अब वो विदेशी संस्था, हम अभी अभी फ्रेशली रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है? हम्म। एफसीआरए मिलने में, मतलब उस जमाने में दम निकल जाता था। 3 साल तो मैंडेटरी था कि 3 साल आप रजिस्टर्ड होके काम करें, अपनी बैलेंस शीट दें, वगैरह वगैरह, ऑडिट हो, उसके बाद वो कंसिडर होता था। हमको तो 3-4 महीने हुए थे हम्म। रजिस्टर किए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इम्पॉसिबल था एफसीआरए मिलना। तो मिंटी ने मुझे कहा कि एक है, हमारे मित्र हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कोई मिश्रा करके थे, उनसे तुम जा करके एक बार मिल लो। वो आदमी वही था, मैं विनय 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 समथिंग, आई फॉरगेट हिज सेकंड नेम, विनय समथिंग। वो हैबिटेट सेंटर को उसी ने बनाया, ही वाज आईएएस ऑफ कोर्स। तो जॉइंट अच्छा। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो मैं उससे जाके मिला।
अब वो मेरे से बात किया, बात करते ही चला गया, करते ही चला गया। मतलब 5 मिनट के लिए मिलने का था, आधा घंटे बात होती गई। फिर हमको बोला, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मैं आ गया, और विद इन 15 days आई गेट अ लेटर इन मसूरी, रजिस्ट्रेशन FCR डन। अच्छा। हाँ। अब ये सब, तुम क्या, लोग पैसे उसमें घूस लग लग देते थे लोग उस जमाने में। हमको कोई घूस की तो बात ही दूर है, मैंने तो कुछ दौड़ भाग भी नहीं की। तो थिंग्स जस्ट हैपेंड। This, I got my first money like this. I got my second money from महिला समाख्या like this. उसमें भी ऐसा हुआ कि एक विमला रामचंद्रन थी, अनुराधा को उन्होंने कॉल किया कि उस टाइम वो लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेटर टेरी में कोई को, तो उन्होंने कॉल किया कि तुम आओ हमसे मिलो। जब ये वहां गई तो उधर उन्होंने इससे बात की, तो उनको पता चला हमारी तो संस्था है, हम कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों करोगी, तुम आस्क फॉर सम फंडिंग फ्रॉम अस एंड स्टार्ट द प्रोग्रामिंग टेरी। हमारा तो टेरी में ही आता था, ये जौनपुर टेरी में ही है टेक्निकली। जी। तो दैट मनी फेल इनटू आवर लैप। So then the Mahila program and all that started. So you see how no planning whatsoever. Things just happened one after another, and I can go on and on and on about you. Everything just happened. मैं उस समय ऐसा नहीं सोचता था, ऑफ कोर्स। अभी मैं जब थोड़ा भी घूम पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं, वो सब चीज तो अपने आप हुई। जी। अब क्या हुआ कि हम ये जो स्कूल वगैरह चलते थे, तो उसमें हुआ क्या कि उस महिला ने नहीं, पुलमो देवी थी, उसने, उसकी बात नहीं है ये जो, जहां हमारा स्कूल चलता था वहां की महिलाएं और बुजुर्गों को कभी कभी बात बात में बोलते थे, नहीं जी आपका स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बच्चे तो पढ़ लिख कर बर्बाद हो जाते हैं। अब ये जो बात थी, ये हम लोगों को कहीं लग गई कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं कि बर्बाद, ये इन्होंने ही तो कहा कि स्कूल खोलो। नहीं, ये हम, कौन बोलता था? ये बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग अच्छा, पुरुष। कई लोग बोलते थे, हाँ। हाँ मतलब बात बात में कभी बोल दिया ऐसे, जैसे गप मार रहे हैं ना, गप के बीच में बोल दिया, बच्चे तो पढ़ लिख कर बर्बाद हो जाते हैं। फिर जैसे ये कैसे, तो साहब ये जैसे देखिए हमारे गाय भैंस थी, वो चराने बच्चे ही तो ले जाते थे। अब बच्चे स्कूल चले गए, अब वो गाय भैंस को चराने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह की कई बातें आती रहती थी। तो स्कूल की शुरुआत के करीब 1 डेढ़ 2 साल के बाद हम लोगों ने इस पे एक किताब, मतलब बल्कि एक रिसर्च स्टडी की, जिसका नाम है मैटर ऑफ क्वालिटी। जिसमें हमने इसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि भाई एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि स्कूल खोलो, हमको बच्चों को स्कूल भेजना है। आप किसी से भी जाके पूछ ले कि भाई आपको स्कूल चाहिए, आपके गांव में स्कूल होना चाहिए, हाँ साहब बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, हाँ साहब भेजना चाहते हैं। पर आप अगर प्रश्न को दूसरी तरह से रख दें, कोई और संदर्भ में, कि आप ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप तो खुश होंगे ना उनसे, अच्छा ही कर रहे होंगे, अरे नहीं साहब बर्बाद हो जाएंगे। तो एक ही व्यक्ति दो तरह की बात रख रहा है। एक तरफ बोल रहा है स्कूल खोलो, दूसरी तरफ बोलता है बर्बाद हो गया। मतलब देर इज अ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दैट पर्सन, एंड दिस वी फेल्ट वेरी पैल्पेबली आफ्टर सम टाइम। तो इस पे हमने वो रिसर्च स्टडी की कि इसमें एक तरफ ये बोल रहे हैं स्कूल खोलो, स्कूल जाना चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हैं बच्चे बर्बाद हो गए। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वेयर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत अच्छी, आज भी वो मैं मानता हूँ वो रिसर्च स्टडी इतनी सिंपल है और इतनी अ, खूबसूरत है, वो हमने उस समय किया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों बर्बाद हो गए, तो बर्बाद होने का एक मुख्य कारण ये, उनकी नजर में, कि ये अब काम वाम नहीं करते बच्चे। मतलब करते हैं तो बहुत रिलक्टेंटली करते हैं। पहले काम करते थे तो खुशी खुशी करते थे, वॉलंटरली करते थे। अब उनको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तब जाके काम करते हैं। और काम करने में उनको थोड़ा हीन भावना आती है, अपना घर का काम करने में, खेत का काम करने में। मतलब उनको लगता है ये छोटा काम है। और दूसरा जो हमने महसूस किया, उन्होंने नहीं बोला, वो ये महसूस किया कि जैसे बच्चा आराम से जौनपुरी भाषा बोलता है, यहाँ की लोकल भाषा जौनपुरी। स्कूल में एक थोड़ा दिन रहने के बाद उसको जौनपुरी बोलने में शर्म आने लगती है, झिझक होने लगती है। तो अपनी चीजों में एक तरह का शर्म का एहसास होने लगता है बच्चे को 1 2 साल स्कूल जाने के बाद। ये अक्रॉस द बोर्ड है, हमारा स्कूल उनका स्कूल, इसमें कोई फर्क, सभी एक जनरल बात है।
ये हमने नोटिस किया, उन्होंने ये बताया कि ये काम करने में चोरी करते हैं या इनको रिलक्टेंस हो जाती है। तो एक कल्चरल सेंस जो अपना है, चाहे वो अपना काम हो, अपनी पोशाक हो, अपनी भाषा हो, अपने तरीके हो, उसके प्रति एक शर्म का भाव, ये हम लोगों ने नोटिस किया। और इसी को एक दूसरे सेंस में बर्बाद हो गए वो बोल रहे हैं। दूसरा वो ये भी बोलते हैं कि इनको एक एटीट्यूड आ जाता है कि भाई हम तो अब बड़े हो गए, कुछ हम अलग हो गए पढ़ लिख करके, और हम जो है अब ये घर का काम हमसे नहीं होता, हमको तो अब ऑफिस का काम, कोई नौकरी ऐसे ही चाहिए। अपना स्वावलंबन इज नॉट ऑन देयर, दिमाग में नहीं रहता, नौकरी बड़ी चीज हो जाती है, स्वावलंबी जीवन को कोई तवज्जो नहीं देते वो लोग। तो ये जब हम लोगों को हिट किया अच्छी तरह से, तो हमने एक दिन, ये पुलमो घर आई हुई थी यहाँ पे, हमारे यहाँ आ जाती थी उस समय, वो थोड़ी, शी इज आउट गोइंग काइंड ऑफ अ पर्सन, अनलाइक मोस्ट विलेज वुमेन, वो आ जाती थी बेधड़ल्ले, हमारे घर में आ जाती थी, यहाँ रहती थी। तो उसको एक दिन हम लोग बैठे थे, तो बोले ये जो सारा मामला है इसमें हम करें क्या, स्कूल भी बंद, बंद करना तो आंसर नहीं है। हम्म, तब उसने बात बात में ये बात कही कि उनको होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। तो वो एक तरह का उसका सजेशन था। और उसने यही नहीं, बहुत सारी, फिर उस जो मैटर ऑफ क्वालिटी में भी हमने उसका इंटरव्यू किया और लोगों का भी किया, उसमें बहुत सारे इस तरह के दो दो लाइन के, एक एक लाइन के कहावतें मुहावरे निकले जो गजब के हैं। जैसे एक कहा कि भाई नौकरी, आप ये पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं, और नौकरी की जड़ तो पत्थर पे होती है। कहने का नौकरी की जड़ मतलब पत्थर पे कि होती इट है। है, इट नौकरी हैज की नो जड़ डीप पत्थर पे रूट्स। होती है। हाँ, मतलब डीप रूट्स नहीं होती नौकरी की। हाँ। भाई हाँ। कहीं भी निकाल दिए जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। आपकी, अगर अपना काम करते हो तो रूटेड होते हो। जड़ पत्थर पे मतलब कोई, उसकी कोई वो नहीं है ना, हम्म, बहुत हल्की जड़ है तो टूट सकती है कभी भी। या धर्मी की, धर्मी की समथिंग हरी हरी, मतलब अगर आप धर्म के हिसाब से चलोगे, धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म का हम्म, मतलब आप नियम से चलोगे, आप अपनी वैल्यूज पे खड़े रहोगे, तो आपको कभी कोई वो नहीं हो सकता, आप हरे ही रहोगे हमेशा, मतलब अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने उसमें इकट्ठे किए हैं, जो मैटर ऑफ क्वालिटी में इस तरह के बहुत सारे। ये कौन बोलते थे, ये पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते थे, ये यहाँ के बिल्कुल, जिनको हम लोग बैकवर्ड कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, जो अब पैंट कमीज नहीं पहनते हैं, जो स्कूल का चेहरा जिन्होंने नहीं देखा है, ये लोग बोलते थे। और इनमें एक तरह का आत्मविश्वास भी हमको दिखाई देता था, विच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आत्मविश्वास एज कंपेयर टू समवन हु इज वेयरिंग अ सूट एंड अ टाई एंड स्पीक्स गुड इंग्लिश। उसका जो आत्मविश्वास दिखता है और इनका जो आत्मविश्वास जिसको मैं कह रहा हूं, इसमें बहुत जमीन आसमान, ये रूटेड आत्मविश्वास है। ये दूसरे से कंपेयर करके नहीं आता है। ये सूटेड बूटेड अंग्रेजी बोलने वाला जो आज आत्मविश्वास है, वो इस बात पे है कि भाई दूसरा मेरे से कमतर है, मैं उससे ज्यादा हूँ, वो उससे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, उससे ज्यादा ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, वगैरह वगैरह, या पैसा है, गाड़ी है, जो भी है। ये लोगों का आत्मविश्वास वैसा नहीं था। दिस वॉज वेरी रूटेड। तो ये जो बात थी, ये जब इसने कही होना सिखाओ, तो मेरे को उस समय कितना हिट किया मैं ये नहीं कहता हूं, पर एक दो साल के अंदर अंदर बहुत धीरे 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 इट स्टार्टेड टेकिंग रूट्स इन मी। एंड देन व्हेन आई कनेक्टेड विद जीवन विद्या, विच वॉज मच लेटर, एंड देन लेटर ऑन विथ रविंद्र शर्मा, देन आई अंडरस्टूड इट्स डीप मीनिंग, होने का क्या मतलब होता है। जैसे जब मैं रविंद्र शर्मा से पहली बार मिला, और मैं उसके पहले बहुत बड़े लोगों से मिल चुका था, नागराज जी, रिम्पोचे जी, धर्मपाल जी, गोयनका जी, अच्छे लोगों से और बड़े लोगों से, पांडुरंग शास्त्री अठावले, बहुत लोगों से। पर मुझे पता है रविंद्र शर्मा की क्या बात सबसे ज्यादा हिट की, कि दिस मैन इज सो रिलैक्स्ड और इतने सहज हैं। ये सहजता तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है। तो गोयनका जी में देखी थी कुछ हद तक, पर मुझे हिट नहीं की थी वो बात, इधर मुझे हिट की।
तो ये आदमी होने में, ऐसा मुझे लगा, देन आई कनेक्टेड। इसका दिखना दिखाना इज, मतलब दिखना, कोई भी आदमी होगा तो दिखेगा भी ना, उसके हाव भाव भी दिखेंगे, उसका बर्ताव भी दिखेगा, उसका करना भी दिखेगा, ये सब दिखेगा आपको। जी। लेकिन वो जो दिखना है, वो तो होने से निकलता है, स्पॉन्टेनियसली। इट्स अ नेचुरल आउटकम ऑफ होना। एक दूसरा आदमी है जो हम आम लोग हैं, जिसकी अगर युंगियन साइकोलॉजी की भाषा में बोले, तो हम सबके यहाँ अब ऊपर हम सब ने एक मास्क ओढ़े हुए हैं, और एक से ज्यादा ओढ़े हुए हैं, यू नो। एक सेटिंग में एक मास्क, दूसरे सेटिंग में दूसरा मास्क, जिसको वो पर्सोना कहते हैं। तो हमारे पर्सोना इतना स्ट्रांग होता है मॉडर्न आदमी का। रविंद्र शर्मा में मुझे लगा कि उन्होंने अपने पर्सोना को इंटीग्रेट कर लिया है। There is no difference between his being and his appearing. And even though he will be very proper, अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें क्या करना है नहीं करना है, वो पूरा तो नियम से करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उसमें दिखावा नहीं है, वो कुछ और बात है। वो टू द ओकेजन जो डिमांड करता है वो आप कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, इट देयर इज नो एफर्ट इन दैट, यू नो। जी। there's no, it's effortless। तो ये होने से करना और दिखना निकलना, ये एक ऑप्शन है जिसकी बात पुलमो देवी कर रही थी कि आप होना सिखाओ। और जो आज का स्कूल कर रहा है वो ये कि होने का पता ही नहीं है वहां पे। देर इज नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ होना। सो द एंटायर फोकस इज ऑन डूइंग एंड हाउ यू अपीयर। इवन द एग्जाम सिस्टम, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, वो मार्क्स कैसे आए, तुमने समझ के वो मार्क्स आए, या तुम रट के वो मार्क्स लाए, या तुम नकल करके लाए जिसमें पकड़े नहीं गए, इट्स इमटेरियल। यू मार्क्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मार्क्स आर द फॉल इन द डोमेन ऑफ दिखना दिखाना, यू नो। विच आई एम नॉट सेइंग कि वो तो है ही, आई मीन दिखना, appearance will be there, doing will be there, but does it, is it connected spontaneously with your being, or is it alienated from your being? Being is not acknowledged at all. That is the question. So she pointed out to that. And then later on, when I was introduced to Jivan Vidya, then and then Krishnamurti, because Krishnamurti, of course, I knew much earlier before even I came to Masuri, but I was not into Krishnamurti. I started understanding Krishnamurti much later, even after Jivan Vidya. And he started making sense to me. So he uses a word called what is, isness, what is. Now, this what is this is a beautiful word. It is the word ha जो है, ऐसा है, ऐसा होता है। ये है जो वर्ड है, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, और मेरे समझ में कोई, हम लोग जीवन विद्या में भी इसकी चर्चा नहीं करते। मुझे लगता है इसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए, जहां भी सीरियस काम हो रहा है, बौद्धिक काम हो रहा है, वहां पे है की चर्चा होनी चाहिए। ये है ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है, एक रियलिटी है जो है, आप उसको बदल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी है। तो ये है जो है, ये क्या है, what is it? you know so then this all this fell into place, the sequence of, जब उसने कहा कि दिखना दिखाना नहीं होना सिखाओ, और उसके बाद मैंने होने होने को थोड़ा समझा, फिर जीवन विद्या, फिर कृष्णमूर्ति। तो ये होना और है, ये दोनों मुझे एकदम पकड़ में आ गए कि ये मामला क्या है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ये जो हम लोग रूटेडनेस की बात करते हैं, ये भी होना से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। अनलेस इफ यू डोंट नो दिस थिंग, होना क्या है या है क्या है। मेरा भी है, और मेरे चारों तरफ भी है, और हम दोनों के संबंध में भी है। तो ये है और होना,
इज द रूट ऑफ, जो हम लोग रूटेडनेस की बात करते हैं, वो कल्चरल रूटेडनेस हो, सिविलाइजेशनल रूटेडनेस हो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ती नहीं मेरे हिसाब से। तो ये बात थी उस समय की कि मतलब दैट हैज बिकम अ मंत्र ऑफ माय लाइफ एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। मतलब रविंद्र शर्मा की जो सहजता है वो यही है कि वो होना में है। होना है, उनको दिखना दिखाना इज सेकेंडरी, इट इज एन आउटकम ऑफ दैट। यही बात अर्थ शब्द की है। यू सी टुडे व्हाट हैज हैपेंड, अभी ये हो गया कि अगर आप एक जनरल सर्वे करें तो मेरे समय 100 में से 99 लोग ये बोलेंगे या उससे भी ज्यादा कि शब्द शब्द का अर्थ होता है। द डिक्शनरी वे शब्द है और शब्द का अर्थ है, परंतु अर्थ तो शब्द का नहीं होता। अर्थ तो रियलिटी का होता है, वस्तु का होता है, वास्तविकता का होता है। जो है वो ऑलरेडी है, उसका अर्थ है, और हमने एक नाम दिया है जिसको हम शब्द कहते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए। तो दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस कैन बी, ये बहुत इजीली स्कूलों में इस तरह की बात हो सकती है, बच्चों को समझ में आएगी। लेकिन अभी हो क्या गया ना, इसकी बात होती है तो इनएडवर्टेंटली हमारी दृष्टि में ये घुस गया है कि अर्थ जो है वो शब्द का होता है। ये भी रूटलेसनेस का ही एक इसको रूटलेसनेस को इनकरेज करने वाली बात है। जब आप बच्चे को ये समझ में आ जाए या किसी को भी ये समझ में आ जाए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द रियलिटी विच इज देयर, है वो, और उसका अर्थ है, और उसके ऊपर हमने उसको एक नामकरण किया जिसको हम शब्द बोलते हैं, तो बात बिल्कुल अलग होने लगेगी। पर हम कहीं पूरी बात को समझते नहीं है मुझे लगता है, और हम कहीं बीच में से शुरू कर देते हैं, तो वो फिर टिकती नहीं है। तो ये एक बेसिकली मामला है, और इसको मैं तो फिर उससे जोड़ता हूं कि आज की दुनिया में ये जो शिक्षा के मार्फत ये हो गया कि जो मेजरेबल है, जो क्वांटिफाइबल है, जो सेंसोरियल है, वही है। और जो सेंसोरियल नहीं है, जो क्वांटिफाइबल नहीं है, जो मेजरेबल नहीं है, वो तो शायद कोई इमेजिनेशन में है, वो काल्पनिक है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसा एक भ्रम बिना किसी के कहे फैल गया है, और हम भी उसी भ्रम में थे जब तक हम यहाँ नहीं आए थे, मसूरी और ये सब एक्सपीरियंसेस साथ में नहीं हुए, तब तक ऐसा ही था। और ये अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट इज दिस दैट यू सी अनुभव आज के जमाने में हमारे से दूर हो गया। माने हम एक्सपीरियंस करते हैं एक चीज, और हम बात करते हैं या सोचते हैं दूसरी चीज, एक्सपीरियंस को जोड़ते नहीं उसके साथ। हमारे रोज का एक्सपीरियंस, हमारे रिलेशनशिप में जो एक्सपीरियंस होता है मनुष्यों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, अपने विगत के साथ, अपने विगत के साथ, मेरा जो पास्ट है उसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, उसका जो अनुभव है, उसको मैं जब लिखने बैठता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, बात करने बैठता हूँ, तो उसको मैं भूल सा जाता हूँ। आई डोंट कनेक्ट इट, आई रिमेन इन थियरीज। हमारे एक दोस्त हैं वो बोलते हैं हम सब थ्योरी मास्टर बन गए। तो यही है थ्योरी मास्टर, कि आपने अनुभव को कहीं छोड़ दिया और आप कोई और चीज में फंस गए। आपने अपनी जो सही बात जो आपको दिख रही है, आपने आप महसूस करें तो दिखाई देगी, उसको छोड़ दिया और आप किसी और दुनिया में विचरण करने लगे। तो दिस डी एलियनेशन फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, जिसकी बात करण बहुत बहुत मतलब कई बार करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं, वो यही बात। तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। होना है, और ये सारी बातें जो हम लोगों ने की जिसकी मॉडर्निटी की वजह से जो हुआ है एलियनेशन, ये सब एक ही उसकी बात है। जी। तो काफ़ी बातें इसमें आ गई हैं और ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बातों पे मैं एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम्म। जैसे ये जो आपने घटना सुनाई, ये 30-35 साल पुरानी घटना है। एक जनरेशन पहले की घटना है। 2 जनरेशन मान लो, डेढ़ तो मान ही लो, हाँ। हाँ, है ना? हम्म।
मैं जब सिद्ध से पहली बार जुड़ा वो 2005 या 6 की बात है, मतलब इस घटना से 15-16 साल बाद जुड़ा। हम्म। उस समय वहाँ ये माहौल हो गया था हम्म। कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे और पेरेंट्स इंसिस्ट करते थे कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कीजिए। हम्म। है ना, बिल्कुल ही उल्टी बात है जो पुलमो देवी कह रही हैं और 15-20 साल बाद जो स्थानीय पेरेंट्स कह रहे हैं, बिल्कुल ही इसमें उल्टा हो गया। हम्म। है ना, और अब और 15 साल बीत गए। अब तो पेरेंट्स मतलब अपना पेट काट के बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, हाँ हाँ। पेट काट के यूनिवर्सिटी भेजना चाहेंगे। अब है ना, कोचिंग भेजना चाहेंगे। है ना, बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। हाँ कहिए। तो ये जो हुआ है चेंज, एक जनरेशन हम्म। 1.5 जनरेशन में, हम्म। जैसे अब शायद पुलमो देवी ऐसी बात नहीं कहती, या पता नहीं पुलमो देवी, मतलब पुलमो देवी हाँ एक एग्जाम्पल के रूप वो में। जनरेशन चली गई ऑलमोस्ट। हाँ। ये क्यों हुआ? नहीं नहीं, ये जब मैंने स्कूल भी खोले, किसने वो हमको जो स्कूल खोलने के लिए कहा, वो तो उसी उसी तरह के लोगों ने कहा जो कि अंग्रेजी मीडियम वाले जो लोग थे, उन्होंने ही कहा। तो ऐसा है ना कि होमोजीनियस नहीं होता कोई जी। भी समाज, उसमें कई तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग और कई तरह के डाइवर्जेंट फोर्सेस एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये बात पे थोड़ा कहा था कि जब ये लोगों ने कहा कि बच्चे बर्बाद हो गए, तो वो बुजुर्ग लोग थे उस समय भी, जो या नौजवान लोग थे, उन्होंने तो ये कहा कि स्कूल खोलिए, अंग्रेजी भी सिखाइए वगैरह वगैरह। तो उस टाइम भी ये दोनों फोर्सेस थे, और ये दोनों फोर्सेस लगातार जो है, वो बुजुर्ग जो जमात है वो या तो अब रही नहीं, या बहुत कम हो गए, क्योंकि उस समय ही उनकी उम्र 50 से ऊपर थी। तो आज उस चीज को 30-35 साल हो गए, तो वो या तो बहुत कम है या रहे नहीं बेचारे। ये दूसरी वाली जमात जिन्होंने हमको स्कूल खोलने के लिए कहा था, वो लोग डोमिनेंट है, और अब उसके नेक्स्ट जनरेशन आ गई, वो और भी ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा प्रवाह हम देख रहे थे कि ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज खाली इसी में नहीं है। मतलब हम तुमको बताएं कि हमारे यहाँ रोबस्ट चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस थी इधर उस समय, इस इलाके में जौनपुर में बहुत रोबस्ट, यहाँ की मिडवाइफ्स जो पूरा उनका नेटवर्क था गजब का था। और हर 3-4 गांव में एक मिडवाइफ, बहुत बढ़िया मिडवाइफ, वेरी एक्सपीरियंस मिडवाइफ होती थी। और वो बच्चा पैदा करने की उसकी अपनी, इन लोगों की अपनी पारंपरिक टेक्निक्स थी, जिसमें कि प्रेग्नेंट औरत से हर महीने 1.5 महीने में पूजा वूजा होती थी, उसमें उसके सपनों तक को पूछा जाता था। और जो वो सपना बताती थी, अपनी दिनचर्या जो उसकी होती थी, उसमें धीरे धीरे बदलाव किया जाता था हर महीने। बहुत सारी रिचुअल्स होते थे। और जब बच्चा पैदा होता था तो अंधेरे कमरे में होता था और स्क्वाटिंग पोजीशन में होता था, स्क्वाट करके, लेट के नहीं, जो कि आज के दिन जो लेटेस्ट टेक्निक्स नेचुरल बर्थ की है वो इसी तरह की है, आई एम टोल्ड। तो दे हैड दिस फ्रॉम देयर ट्रेडिशन। नाउ लुक एट दिस, मतलब आयरनी ये है कि यहाँ की पढ़ी लिखी लड़की जो हो गई थी, हमारे आने के बाद ही लड़कियों की पढ़ाई यहाँ शुरू हुई है, उसके पहले लड़कियों की पढ़ाई यहाँ थी नहीं। तो 18-20 साल की जो लड़की शादीशुदा हो गई, बच्चा पैदा करने वाली हो गई, ये जब तुम आए जो 2004-5 की बात बता रहे हो, उस समय तो ये हो गया कि पढ़ी लिखी लड़की अपने माँ बाप को बोलती थी, या अपने सास ससुर को, पति को बोलती थी कि मैं घर में बच्चा नहीं पैदा करूंगी, मैं अस्पताल जाके करूंगी। उसको ये लगता था ये अनसाइंटिफिक है। वो ये नहीं कहती थी अनसाइंटिफिक, पर उसको ये अंधविश्वास, परंपरा की कोई भी चीज गड़बड़ है, और जो हॉस्पिटल में होता है वो साइंटिफिक है, ऐसा एक मानस बन गया था। तो अब वो मिडवाइफ अगर तुम खोजने जाओगे तो तुमको शायद एक आध कोई मिल जाए, तो मिल जाए, कोई बच्चे ही नहीं पैदा कराना चाहती है उनसे। तो वो धीरे धीरे वो ट्रेडिशन ही खत्म हो गई। इसी तरह दूसरी बात बोलता हूँ जो थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगी, कि यहाँ पे हमेशा से शराब थी हमारे गांव में, और वो घर में शराब बनती थी, और बहुत महीनों लगते थे उस शराब को बनाने में, एंड वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ लिकर यहाँ पे बनता था, बहुत बढ़िया। और शाम के वक्त
बोथ मेन एंड वुमेन, यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो एक ही परिवार, बहुपत्नी बहुपति प्रथा भी यहाँ पे, हम लोग आए थे तब तक ड्विंडल होने लगा था, लेकिन ठीक था। तो यहाँ पे एक परिवार में 8-10 लोग अडल्ट एक साथ होते थे, पुरुष और महिलाएं, साथ बैठ के, सास ससुर, बच्चे, उनकी वाइफ, शाम को दे वुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ दैट घनी सूर या बाखली सूर, 2 तरह की शराब बनती थी, लाइक समथिंग विच विल लूजन देम, मतलब थक के आए हैं, थोड़ा हल्के हो जाए, जैसे हम लोग चाय वाय पीते हैं वैसे थोड़ा हल्के हो जाए। मैंने कभी भी यहाँ हुड़दंगी नहीं देखी, कहीं पे यहाँ पे कोई बदतमीजी, जोर से बोलना, मारपीट शराब पी के, कभी नहीं देखा। पर वो शराब जो है हर घर में बनती थी और महीनों लगते थे, और उसमें मेहनत लगती थी, क्योंकि जंगल जाके जड़ी बूटी को डाल लाना, पहचानना, उसमें करना, वगैरह वगैरह। अब जो ये पढ़ी लिखी लड़की है, उससे वो शराब नहीं बनती, एक तो वो उसको गंदा मानती है, फिर वो मेहनत उससे नहीं होती। तो अब क्या हो गया, शराब थोड़ी ना बंद हो गई, अब विलायती शराब आ गई। और वो विलायती शराब जो है, वो सिर्फ पुरुष पीता है अब महिला नहीं पीती। एक तो जॉइंट फैमिली भी टूट गई, अब महिला नहीं पीती, क्योंकि ये जो एक तरह का वो आ गया कि ये शराब तो आदमी पीता है, महिला को नहीं पीना चाहिए। मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ कि महिला को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, मैं उस प्रथा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये बहुत सहज रूप से होता था, वो खत्म, और उसकी जगह ये शराब आ गई। और ये खाली लड़के लोग पीते हैं, मेन आदमी लोग पीते हैं। और अब यहाँ पे वो सारी चीजें जो शराब के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी जुआ, यानी बदतमीजी, यानी वायलेंस, ऑल दैट हैज कम। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू, हम कोई इसको स्टडी नहीं कर रहा है, कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। विकास 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 की बात होती है, पर विकास क्या कर क्या रहा है, और एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी बात गांव वाले भी नहीं करते, दे विल नॉट टॉक अबाउट इट, so these things remain hidden under the carpet, but these are important things, that how we have, हमारी ट्रेडिशन से हम दूर होते जा रहे हैं, किसी भी तरह की ट्रेडिशन, वो क्लासिकल ट्रेडिशन या वो फोक ट्रेडिशन, लोक 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 परंपराएं, दोनों से हम दूर होते जा रहे हैं। और जो उसकी जगह जो रिप्लेस हो रहा है, वो क्या समाज के वेलबींग के लिए वो ज्यादा कंड्यूसिव है, या पहली वाली परंपराएं ज्यादा कंड्यूसिव थी? कोई 100 और 0 तो होता नहीं है कि ये सब कुछ पहले में अच्छा था और सब कुछ अब खराब है, ऐसा तो नहीं है। बट एक ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हम पाएंगे कि हम वी आर लूजिंग something very very valuable which was there in our tradition. And what is the reason behind it? You can't just say it's development. No, it is education primarily, and this inferiority which is there, which कहीं ये एजुकेशन, कहीं ये मॉडर्निटी, सब जो एक काम करती है वो ये करती है कि पुराना गड़बड़ है, नया अच्छा है, चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे वो ट्रेडिशन हो। नया है तो वो बेटर है, पुराना जो है वो गड़बड़ है, और या उससे बेहतर नया है। और दूसरा ये है कि ये जो ट्रेडिशन में अंधविश्वास है, ट्रेडिशन नीड्स टू बी थ्रोन आउट, एंड ए सर्टन सेंस ऑफ शेम टूवर्ड्स हु वी आर, एंड हु वी आर इज नॉट जस्ट मी, इट्स माय कल्चर, माय सिविलाइजेशन। ये गड़बड़ है, ये अपने आप ये आता है। मतलब आप देखिए, मैं थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, पर तुम बोलोगे तो मैं करता हूं उसकी, क्योंकि मुझे अब कलकत्ता याद आ रहा है। जी। हाँ, तो मैं अब की बार इतना खुश हुआ बंगाल के रिजल्ट से। क्यों अच्छा। खुश हुआ? हाँ, क्यों खुश हुआ? इसलिए नहीं कि बीजेपी जीत गई ना, पर लोग वही मतलब लोग बहुत अलग तरह से सोचते हैं, मैं थोड़ा अलग तरह से देख रहा था, क्योंकि मेरा बचपन वहां बीता है। मैंने वहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझा है। और बाद में धर्मपाल जी की वजह से हमको इतिहास की कुछ जानकारी या समझ बनी है। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारा जो एलीट वर्ग था भारत का, मतलब अंग्रेजों से आने के पहले, वो एलिट जो था, वो चाहे पैसे वाला हो
चाहे वो राजा हो, चाहे वो यहाँ का पंडित हो। एलिट तो कई तरह के होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी एलिट होता है, पैसे वाला भी एलिट होता है। तो वो जो एलिट क्लास पहले का था, उसकी जीवन शैली और जो साधारण आदमी की जीवन शैली है, उसमें क्वालिटेटिव फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। फॉर इंस्टेंस, दोनों धोती पहनते थे। एलीट भी धोती पहनता है, साधारण भी धोती पहनता है। दोनों ही कमर ऊपर नंगे बदन चलते थे। ऊपर में कपड़ा नहीं होता था, एक अंगरखा है तो है। दोनों ही पाँव में चप्पल नहीं पहनते थे, या बहुत कम पहनते थे। दोनों ही पैदल चलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था पैदल चलने में। दोनों ही बैठने उठने का ढंग एक जैसा था, आलथी पालथी मार के। आप भले ही ऊपर एक उस पे बैठ जाएं, चौकी पे, पर बैठेंगे आलती पालथी मान के ही, मोस्टली वही कंफर्टेबल आपको लगता था। खाने के तरीके भी करीब करीब एक जैसे थे, पकवान भी करीब करीब एक जैसे थे। जैसे खिचड़ी है तो राजा भी खिचड़ी खाता है, गरीब आदमी भी खिचड़ी खाता है। कहने का मतलब यह है कि वेशभूषा हो, आभूषण हो, भाषा हो, तरीके हों चलने के, उठने के, बैठने के, उसमें बहुत फर्क नहीं था। हाँ, एलिट की का कपड़ा जरा ज्यादा महीन होगा, और गरीब आदमी या साधारण आदमी का कपड़ा जरा मोटा होगा। ये फर्क हो सकता है, लेकिन पोशाक एक जैसी है, मोटा मोटी। खाना पीने के तरीके एक जैसे हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अंग्रेजों ने आने के बाद, स्पेशली इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो कलकत्ता राजधानी थी और उधर इन्होंने जो स्कूल और कॉलेजेस शुरू किए, उसमें एक नया वर्ग तैयार हुआ। और वो वर्ग जो था वो कंप्लीटली डिरेसिनेटेड था, यानी अपनी जड़ों से पूरी तरह से कटा हुआ ही नहीं, बट अपने अपने तौर तरीकों, अपनी परंपराओं से ऑलमोस्ट घृणा करने वाला, या उस पे शर्म करने वाला कि ये ठीक नहीं है। यहां तक कि एक नया धर्म भी वहां शुरू हो गया, आपको पता होगा, ब्राह्मो समाज करके। जी। और ये ब्राह्मो समाज जो था, वो इट वॉज क्लोजर टू क्रिश्चियनिटी देन टू हिंदू। तो ये इतने हद तक वहां पे हुआ एलियनेशन, एक नई क्लास बन गई, और ये क्लास अंग्रेजों के नजदीक पहुंच गई नेचुरली। और ये क्लास धीरे 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 रूलिंग क्लास इंडिया की बन गई। कांग्रेस की जो एलिट थी, कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है, वो वाज फुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यही लोगों के हाथ में राज भी आया, ये जो डीरेसिनेटेड लोग थे। और ये सिर्फ कांग्रेस में तो थे ही, ये धीरे धीरे दूसरे पार्टीज में भी फैल गए। और दूसरे पार्टीज में फैले तो उसमें फिर एक मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट चला, जैसे कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वाला, जिसमें कि ये लोग थोड़े देसी किस्म के लोग लीडरशिप में आए, लोहिया की वजह से, क्योंकि उन्होंने जाति पर कई काम किए थे, मगर उसमें डिटेल में नहीं जाते। लेकिन ये एक थोड़े जमीन से जुड़े हुए साधारण किस्म के लोग भी पॉलिटिक्स में आगे आए, परंतु आइडियोलॉजी इनकी विदेशी थी। आइडियोलॉजी लेफ्ट ओरिएंटेड थी, विदेशी थी। इसकी वजह से ये लोग उसमें समा गए, ये जो डीरेसिनेटेड। और ये भी अपनी परंपराओं से उतना ही, क्योंकि इनको ये समझ में ऐसा समझा दिया गया कि ये जो जाति का मसला है, ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये उससे ये इनके भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गया कि ये कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं में ही प्रॉब्लम है, हमारे धर्म में ही प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये उस एलियनेटेड वर्ग के हिस्से हो गए। अब जब ये 2014 में नई सरकार आई, और मेरे को ये लगा कि धीरे धीरे, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे मुझे लगा, और खासकर 2022 में जब मोदी ने 15 अगस्त को भाषण दिए, और उन्होंने वो 5 प्राण की बात की, और उसमें से 2 प्राण ये थे कि हमको अपनी हेरिटेज में गर्व होना चाहिए, और हमको डिकॉलोनाइजेशन की उन्होंने बात की। तो ये मुझे तब लगा कि लाल किले से अगर प्रधानमंत्री इन चीजों को महत्वपूर्ण मान के बोल रहा है, तो इस आदमी की समझ तो गहरी है इस मामले में। इसमें मेरा विश्वास हो गया। और फिर कुछ काम भी ऐसे, एक स्पेस खुली, हमको दिखा कि जो बातें हम लोग कर ही नहीं पाते थे 2014 के पहले, बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे, अब स्पेस खुली है, बहुत तरह के लोग बात करने लगे हैं। तो ये जो बदलाव हुआ, ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था।
और बहुत अ, खुश करने वाला था। पर बंगाल मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगता था। और बंगाल में ये जो अंग्रेजों ने किया, ये इसकी जड़ें इतनी मजबूत है, वहां पे जो कम्युनिज्म इतना स्ट्रांग हो गया, उसकी वो कारण वही है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वेस्टर्न थिंकिंग में लेफ्ट को उतना प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टर्न थिंकिंग में लेफ्ट का एक जुड़ाव है। चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, लोग उसको मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा नहीं है, दोनों की जड़ें मटीरियलिज्म में ही है। दोनों के मतलब दे हैव नो अदर अंडरस्टैंडिंग, मटेरियलिज्म इज देयर। उसी पे ये खड़े हैं दोनों के दोनों। तो उनमें एक तरह की साम्यता है। और ये जो कलकत्ते में मुझे लगता था कि ये यहाँ कैसे ठीक होगा, क्योंकि यहाँ तो लेफ्ट और राइट दोनों ही कॉलोनाइज्ड माइंड है। और दूसरी बात देखिए, कलकत्ते में ये थी कि मैं कलकत्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि बंगाल की तो कोई औकात ही नहीं रही, खाली कलकत्ता डोमिनेट करता था बंगाल को हमेशा ही, मतलब अंग्रेजों के जमाने से। तो वहां पे नदियां है, वहां पे जितने भी आसपास के इलाके हैं जो बहुत रिच हैं कल्चरली, या हुआ करते थे, चैतन्य महाप्रभु वगैरह वगैरह, वो लोगों की कोई औकात ही नहीं रही। कलकत्ता हर तरह से डोमिनेट करता था। बंगाल का हर चीफ मिनिस्टर कलकत्ते का हुआ है, फ्रॉम बीसी रॉय से लेकर के ममता बनर्जी तक। बंगाल के सारे राज्यसभा के सदस्य 90% कलकत्ते से होते थे। ये और किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है भारत के। चाहे वो महाराष्ट्र ले लो, आप गुजरात ले लो, आप बिहार ले लो, आप कर्नाटक ले लो, आप तमिलनाडु ले लो, कोई भी राज्य ले लो, वहां पे स्टेट कैपिटल डज नॉट डोमिनेट इन एवरी सेंस। यहां पे इन एवरी सेंस द स्टेट कैपिटल यूज टू डोमिनेट। यू कांट नेम अनदर सिटी इन कैलकाटा, कल्चरल सिटी, एक्सेप्ट कैलकाटा। कर ही नहीं सकते। इस बार ये मुझे इसलिए खुशी हुई कि बंगाल हैज बिकम फ्री। कैलकाटा का डोमिनेशन खत्म हो गया। और आयरॉनिकली दिस चीफ मिनिस्टर इज नॉट नॉट फ्रॉम कैलकाटा, ही इज फ्रॉम मिदनापुर। ये सोच समझ के नहीं हुआ, हुआ है, अपने आप ही हुआ है। लेकिन दिस हैज ओपन्ड बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 250 270 ईयर्स, कि बंगाल जो है वो फ्री हुआ एक तरह से शैकल्स ऑफ कैलकाटा से। इसलिए मुझे खुशी हुई। तो ये जो डीरैसिनेशन है, रूटलेसनेस है ना, ये बहुत डीप है हमारे यहाँ। हम आज भी अंग्रेजी से इनामर्ड है, हम बोले या ना बोले। हम आज भी ये वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल से इनामर्ड है, हम माने या ना माने। मतलब हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। हमें वी डोंट हैव द गट्स टू से कि वी लेट्स इग्नोर देम फॉर फ्यू नंबर ऑफ इयर्स एंड डू आवर ओन वर्क। हम अपनी दृष्टि से अपने को देखते हैं, अपनी दृष्टि से अपनी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। ये हिम्मत ही नहीं रही, हमको लगता है हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का भी लगभग होता हो। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये बहुत ही आह्लादित करने वाली है। कलकत्ते वाली जो घटना हुई है, बंगाल वाली जो घटना हुई है। जी, देखिए आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शिक्षा एक अल्टरनेटिव स्कूल में हुई है और हिंदुस्तान में अल्टरनेटिव धारा के एक स्कूली प्रयोग चल रहे हैं हम्म। जो कि मेन स्ट्रीम स्कूली व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इसलिए एक अल्टरनेटिव इसमें कृष्णमूर्ति के भी स्कूल आते हैं, है ना? मेरी स्कूलिंग एक अरविंदो के स्कूल में हुई। ये सब अल्टरनेटिव स्कूल के लोग थे या अल्टरनेटिव स्कूल के सिस्टम्स हैं ये। और भी प्रयास चल रहे हैं और ये सब वेल मीनिंग प्रयास है। इसमें कोई चोरी चकारी का प्रयास नहीं है। इसके इनके टीचर्स भी डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं जो कि हम्म। अच्छी-अच्छी नौकरियाँ छोड़कर आके बच्चों को पढ़ाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है शिक्षा सही होनी चाहिए, है ना? हम्म। लेकिन ये तमाम एफर्ट में जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपोज़र है, ये जो आप बंगाल की बात कह रहे हैं, मतलब इतिहास बोध इन स्कूल्स में भी मिसिंग है। हाँ। इतिहास बोध का मतलब कि हम अपने पास्ट के साथ कैसे डील करें। उसको इग्नोर या। करना तो कोई डीलिंग नहीं होता है ना कि इसको भूल जाओ या छोड़ो, हम्म। हम्म। है ना? तो हम्म। अ, मतलब बात क्योंकि हम शिक्षा के से यहाँ से शुरू करी थी, हम्म। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अल्टरनेटिव स्कूलिंग कल्चर बनी है हिंदुस्तान में, उसने भी जो लोग प्रोड्यूस करे हैं, वो भी डीरैसिनेटेड एलीट्स
ही हैं ज्यादातर। बिल्कुल। दिस इज एब्सोल्युटली एकदम कौन करेगा भाई? ये जो ऑल्टरनेटिव मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट बोले ना हाँ बोले, हाँ। है ना, ये लेकिन जो। क्योंकि हम ये पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट जीवन विद्या के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, हम्म। तो मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्या जो हमारे जो वेल मीनिंग जीवन विद्या के मित्र हैं, जो वेल मीनिंग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये इतिहास बोध की कमी तो वहाँ पे भी दिखती है, या ऐसा नहीं है? डू यू थिंक नहीं कैन बी बिल्कुल हैंडल है, विदाउट कैसे दैट? नहीं है? एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली। सी दैट इज द, मेरे को तो देखो, अब मैं खुलकर बात करता हूँ। नागराज जी के 1950 में आ गए अमरकंटक। उसके बाद उनका एक तरह से मेन स्ट्रीम जो भारत में हो रहा है, उससे संपर्क तो अखबारों के ही थ्रू होगा, या जो लोग उनसे मिलने थोड़े आते थे उनसे थोड़ी बहुत बात होती होगी। ही ही वॉज नॉट रियली in the know of what is happening at the level of the mind in modern times. This is what I feel. मतलब ग्लिम्स होगी उनको, थोड़ी बहुत होगी, पर बहुत गहराई से उस बात की समझ नहीं थी। और शायद उन्होंने इतना जरूरत भी नहीं समझी कि उनका बेसिक प्रमाइस ये था कि मैं तो सत्य की बात कर रहा हूं, मैं तो जो है उसकी बात कर रहा हूं, तो मुझे उससे क्या मतलब है कि, मतलब लोग, गड़बड़ को मुझे क्यों देखना है? गलती तो अनेकों हैं। मतलब वो क्या बोलते थे, उनका एक जुल्मा था ना कि सही में एक और गलती में अनेक, और समथिंग लाइक दैट। जी। तो मुझे गलती को क्यों देखना है? अब मैं थोड़ा अलग, मेरी धारणा अलग है। मेरी धारणा यह है कि खासकर मॉडर्निटी, देखो दृष्टि दोष तो हमको बचपन से बहुत बहुत तरह के इन्फ्लुएंसेस से हमारे दृष्टि में दोष आ जाते हैं। हमारे माँ बाप भी दृष्टि दोष दे सकते हैं, हमारा माहौल भी दृष्टि दोष दे सकता है, हमारे चारों तरफ के रिश्तेदार, मित्र, और जिस माहौल में हम रहते हैं उस सबसे दृष्टि दोष की संभावना रहती है। नो डाउट, और होता ही है। आई मीन अल्टीमेटली दृष्टि दोष रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल इश्यूज। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत साइकोटिक टाइप का हो, या आपको कोई इस तरह की बीमारी हो, वो कोई जरूरी नहीं है। हम सब साइकोलॉजिकली ऑपरेट करते हैं, मैं तो ये मानता हूं। हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, पर जब करने जाते हैं व्यवहार, तो हम साइकोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं सब। मैंने इसमें विदाउट एक्सेप्शन आई एम सेइंग। सो दिस इज अ मिथ कि हम रैशनल बीइंग हैं। वी आर नॉट रैशनल बीइंग्स। Why are we not rational beings? We want to be rational beings, but we are not rational beings. Why? Because of the दृष्टि दोष। और ये दृष्टि दोष मतलब दृष्टि में जो इन्फ्लुएंसेस पड़ गए हैं अलग अलग तरीके से, ये तो हमेशा ही होता रहा है। लेकिन मॉडर्निटी ने एक ब्लैंकेट दोष हम सब में डाल दिया है। और वो दोष इतना गहरा है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसमें रैशनैलिटी, उसमें बीइंग रैडिकल, बीइंग प्रोग्रेसिव, ये सब उसमें आता है। उसमें इक्वालिटी आती है, उसमें मॉडर्न आइडिया ऑफ फ्रीडम आती है, उसमें मॉडर्न आइडिया ऑफ राइट आता है। ये सब उसमें आता है, ये सब दृष्टि दोष में घुस जाता है, और ये कलेक्टिव है उसमें। फिर उसका रिजल्ट होता है एक तरह की एरोगेंस ऑफ द एजुकेटेड। तो ये जो जो हुआ है ना, ये हमारे पढ़े लिखे वर्ग में ये बहुत भयंकर रूप से आया है। नागराज जी को इसकी बहुत गहरी समझ नहीं थी। मेरा ये मानना है कि ये दृष्टि दोष इज लाइक अ वॉल इन योर माइंड। तो आप कुछ भी उधर बोलते हैं वो उससे होकर ही गुजरता नहीं है, बट कुछ चीजों को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। वो अंदर जाती, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। तो अनलेस आप उस वॉल में फिशर, आप उस वॉल में क्रैक पैदा न करें, आदमी को उसके लिए हिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी डीप रूटेड मान्यताएं ही गलत हैं, यहां तक उसको ले जाना पड़ेगा। वो थोड़ा हिलेगा, इट मे बी अ लिटिल डिस्टर्बिंग, बट विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू एंटर, चाहे आप कितनी भी बढ़िया बात कर दें। अल्टीमेटली what is Jivan Vidya or Madhya Darshan? It is a proposal of reality. It is a proposal of Sanatan.
It is a when we say it's a proposal of reality or Sanatan, that means it's a proposal of eternal truth. It doesn't talk about temporal truth. It doesn't talk about transient truth. It talks about eternal truth. Now, modernity is very uncomfortable with anything which claims to be eternal. Forget whether it is eternal or not, which claims to be eternal. इसी का कॉरलरी है कि मॉडर्निटी में एक एक व्यापक समझ ये बनी है कि सबका अपना अपना सच होता है। इसका क्या मतलब है? कि कोई सच ही नहीं होता। सबका अपना अपना सच मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ। हालांकि दे टॉक अबाउट साइंटिफिक ट्रुथ, बट दे डोंट टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, बिकॉज साइंटिफिक ट्रुथ इज mostly confined to the physical world, to the material world. It doesn't talk about the internal world of a human being. तो वो हम लोग, ये मॉडर्न माइंड जो है, ये माइंड फ्रैगमेंटेड माइंड है, ये होलिस्टिक माइंड नहीं है। इसने अपने छोटे छोटे साइलोस बना लिए हैं। एक साइलो में एक तरह सोचता है, दूसरे साइलो में दूसरी तरह सोचता है, तीसरे साइलो में तीसरी तरह सोचता है। एंड ये तीनों साइलो में कॉन्फ्लिक्ट है। उसको ये देखना नहीं चाहता है, क्योंकि देखेगा तो पागल हो जाएगा। तो आपको कहीं एक दरार इस दोषित दीवाल में, इस दोषित दृष्टि में आप जब तक नहीं करेंगे, जीवन विद्या भी जो घुसेगी, या जीवन विद्या का जो प्रपोजल्स घुसेंगे, वो सही नहीं घुस के डिस्टॉर्टेड वे में घुसेंगे। सब अपनी अपनी तरह से ग्रहण करेंगे, लाइक अ बाम। हम बहुत तकलीफ में हैं, हमको एक पेन किलर मिल गया। सो इट इज, ये मोस्टली यही हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मोस्टली एक बाम की तरह काम करता है लोगों में। और जहां इसमें संबंधों के स्तर पे औपचारिकता आ गई है, मतलब एक तरफ औपचारिकता, एक तरफ तनाव, उसको उसको ये इमेज बन गई है कि संबंध ऐसे होते हैं, तो उसमें सहजता गायब है। एक उसका जगह एक तनाव ने ले लिया। आई मस्ट बिहेव लाइक दिस, मस्ट बिहेव लाइक दिस, मुझे ऐसा करना चाहिए। जबकि मध्यस्थ दर्शन को मैं जितना समझता हूं, उसमें चाहिए शब्द नहीं है। देर इज नो शुड, इट इज अ प्रपोजल ऑफ व्हाट इज। व्हेन इट इज व्हाट इज, देन देर इज नो व्हाट शुड। शुडने की जगह नहीं है। बट जीवन विद्या है में ये कन्वे हो रहा है कि वी शुड बिहेव लाइक दिस, वी शुड डू लाइक दिस। सो इट्स बिकम अ मॉरल कमांडमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। एक तो ये प्रॉब्लम हुआ है, आज भी हो रहा है। और लोगों को इसलिए ये जिस रिसीव कर रहे हैं, लेकिन रिसीव जैसा है वैसा ना करके उसको अलग फॉर्म में रिसीव हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि मोस्ट ऑफ द प्रबोधक्स आर अनअवेयर देमसेल्व्स ऑफ मॉडर्निटी। क्योंकि बाबा ने मॉडर्निटी की बात नहीं की, बाबा ने इस चीज को एड्रेस नहीं किया, इसलिए ये लोग भी एड्रेस नहीं करते। बाबा तो उससे अछूते थे, ये लोग अछूते नहीं है। लेकिन ये लोग इस चीज को देखते ही नहीं है। ये लोग एक साइलो में बंध गए हैं। एक और बात, अब जैसे इनके लिए राजनीति इज अ यूजलेस चीज, या जो आज दुनिया में हो रहा है बेकार है। हम तो सही की बात कर रहे हैं। अब ये इसमें सही में फंस गए, सही एक को भी एक साइलो बना लिया। भाई सही में है, सही की बात कर रहे हैं, तो जो चारों तरफ प्रदूषण है, उससे भी तो आपको जूझना है। मैं अगर बीमार हूं और आप आकर मुझे स्वास्थ्य के ऊपर प्रपोजल पे प्रपोजल दिए जा रहे हैं मुझे, कि स्वस्थ रहने, कैसे स्वस्थ रहा जाता है, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, आपकी शरीर की क्या व्यवस्था है, भोजन क्या होता है, सही भोजन क्या होता है, वात पित्त कफ क्या होता है। पर ये मेरी बीमारी, मैं तो बीमार हूं, उसको मैं पहले इसको ठीक करो ना, फिर मुझे इसके लेक्चर दो, फिर मुझे समझाओ। ये बीमारी तो ठीक करो। तो बीमारी ठीक नहीं हो रही है और सही के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। और इसमें इसलिए कि ये जो लोग, ज्यादातर लोग जो आए शुरू में, वो इंजीनियर्स आए मेरे हिसाब से। इंजीनियर्स आर ऑल्सो वेरी एरोगेंट क्लास बाय एंड लार्ज। साइंस के लोग बाय एंड लार्ज एरोगेंट होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो या प्योर साइंस वाले हो।
देयर इज अ सर्टन एरोगेंस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ह्यूमैनिटीज वालों को एरोगेंस नहीं होती, उनकी अपनी एरोगेंस है, लेकिन इनकी एरोगेंस एक अलग लेवल की होती है। और ये मानते हैं कि हमारी जो दुनिया है इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। तो इसलिए ये जो दोष आया, बाबा तो अछूते थे, बाबा को इसकी पता नहीं थी, पर ये तो उसी दुनिया से आए थे, इनको उसके साथ जूझना चाहिए था और नए रास्ते निकालने चाहिए थे ऑफ डिलीवरी। बाबा ने जो एक डिलीवरी की वो एक तरह की डिलीवरी थी, आपने उसको कन्वर्ट किया जीवन विद्या कि ऐसे डिलीवर होगा। वो क्या था? वो क्लासिकल मेथड ऑफ डिलीवरी इन अ क्लासरूम था, कि वेर इट इज इन डन इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, वन आफ्टर अनदर, एंड दैट सीक्वेंस एवरी प्रबोधक डिसाइड्स कि मैं ये सीक्वेंस से चलूंगा, और वो शिविर आफ्टर शिविर आफ्टर शिविर उसी एक फॉर्मेट से, मोटा मोटी उसी फॉर्मेट से आगे बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन एक प्रबोधक और दूसरे प्रबोधक के बीच में है, बट जनरली कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई पहले प्रकृति को एड्रेस कर लेगा, कोई दूसरा मैं को कर लेगा, वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। बाबा से तो जितनी बार मैंने बात किया, ही नेवर स्पोक लाइक दैट, नेवर एवर, यू नो। तो ये जो फर्क है, ये एक जो दोष, ये दोष ही है। क्योंकि सी, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पेडागॉजी, a very simple example. When I teach a child that the sun rises from the east, ठीक है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। आई एम ऑलरेडी गिविंग द चाइल्ड अ कंडीशनिंग, मैं उसको कंडीशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ईस्ट और सन ये दोनों नाउन्स है, लेकिन सन इज ए एग्जिस्टिंग रियलिटी, ईस्ट इज नॉट एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, even though east is a noun and sun is a noun. Now, when I say the sun rises from the east, हम दोनों दोनों नाउन्स को, ईस्ट और सन को, इक्वेट कर देते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, और वो इक्वेट करना ही उसके दिमाग में घुस जाता है कि ये दोनों एक ही तरह की चीजें, वस्तुएं हैं। नंबर एक। नंबर दो, द सन इज नॉट राइजिंग, वी सी इट एज राइजिंग। We are moving, the sun is not moving. Because we are moving, the sun appears to rise. So the right way to teach is the direction from which the sun appears to rise is named as east by us. हमने उसको ईस्ट का नाम दिया है। तो हम जैसे ये पढ़ाएंगे तो दो चीजें होंगी, हम एक तो बोल रहे हैं अपियर्स टू राइज, मतलब वो राइज नहीं कर रहा है, अपियर हो रहा है। तो कभी जाकर वो बच्चा समझेगा कि इसका क्या मतलब था, गलत धारणा नहीं बनाएगा अभी से। दूसरा, हम ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सन को हम सन बोल रहे हैं, सन को हम सन ही बोल रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन को हमने ईस्ट नाम दिया है। सो आई एम मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द नाउन कॉल्ड सन एंड द नाउन कॉल्ड ईस्ट। ये आपको कंडीशन होने से बचाएगा। हम जब ऐसे पढ़ाते हैं तो हम उसको कंडीशन कर रहे हैं। उसी तरह से जब मैं ये पढ़ाता हूं कि सूरज जो है वो धरती से फला 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 किलोमीटर दूर है, तो भी मैं उसको कंडीशन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सूरज उतना दूर है, ये किताब लिखने वाले को पता है। Someone may have found out, and that person has written in the book, and I am reading that book and I am conveying, I don't know. So I should be teaching, someone has found out that the sun is so many, इतना दूर है धरती से, हमें नहीं पता है, हम ये लोग जो जानते हैं उन्होंने ऐसा बताया। तो वेद भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा कि वेद में ये बात लिखी हुई है, हम नहीं जानते पर वेद में ये बात लिखी हुई है। अब वो क्या करता है, वेद को तो वो मानता है क्या कहते हैं, अंधविश्वास या अनसाइंटिफिक, और इसको वो साइंटिफिक मानता है। So pedagogy plays a very big role in conditioning your mind or not conditioning your mind. What Jivan Vidya is doing is something similar. I don't know if I've been able to convey through this example, but pedagogy is very almost as important as the content, because there are hidden assumptions in the way you speak. And sometimes we are not aware. We only focus on what we are speaking in the sense हमको ये कन्वे करना है, वो आप जो कन्वे कर रहे हैं उसके साथ और 10 चीजें कन्वे हो रही हैं।
वो 10 चीजें क्या है उस पर ध्यान ही नहीं है। ये ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले शिविरों में दिखावा और भुलावे पे बहुत बात होती थी, ऐसा मैंने सुना है। ये दिखावा और भुलावा जो वो औरत बोलती है पद्मो देवी कि दिखना दिखाना मत सिखाइए, होना सिखाइए। ये दिखावा आज की दुनिया में जो परसोना का मास्क हमने पहना हुआ है, ये बहुत स्ट्रांग है आज के दिन, बहुत स्ट्रांग है। एंड इट इज, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट, इट्स सो ऑटोमेटिक फॉर अस। And this later on, if you will think deeply, it is dovetailed with this whole idea of identity, आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अब जब तक आप इसमें होल नहीं करेंगे इस पूरे इसमें, तब तक आप जीव मध्यस्थ दर्शन को नहीं पहुंचा सकते, अपने पराये की दीवार को नहीं मिटा सकते, जो बाबा का एक मूल मंत्र था, अपने पराये की दीवार मिटाओ। मतलब क्या है? आइडेंटिटी को खत्म करो। कोई पर्सनल आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, तुम भी मानव हो वो भी मानव है, टाइप ऑफ अ थिंग। तो इसमें आइडेंटिटी कहाँ आई? अपने पराये की दीवार तभी खत्म होगी ना। तो ये सब बातों पे मुझे नहीं लगता कि जीवन विद्या वाले थोड़ा भी समझते हैं इस बात को। और इस वजह से वो जो कन्वे हो रहा है वो भी गड़बड़ कन्वे हो रहा है। इंटेंशन में कोई गड़बड़ नहीं है होगा। जी, जी। आ, पता नहीं पवन है यहाँ पे या नहीं है, है है, लेकिन दिख रहा है उसका नाम। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा मुझे था पता नहीं आप है नहीं। ठीक है, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो आपने कहा ना कि हम बीमार हैं और स्वास्थ्य पे हमको लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि नागराज जी का ऐसा मानना था कि समाधान के रेफरेंस में ही हम जो है रोग को पहचानते हैं। तो उस बिंदु पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक आपके पास एक टोटल जो है संपूर्णता में समाधान है, और फिर उस समाधान की रोशनी में हम समस्याओं को पहचाने और उससे जो है मुक्त हों। तो पर ठीक है, पर वो वहां तक पहुंचता है कि नहीं, वो देखने की बात है। तो ये इंटरेस्टिंग है पवन जी। मतलब वी हैव दीज वन लाइनर्स, टू लाइनर्स विच वी कैन इजीली यूज, है ना? जैसे अभी पवन ने यूज कर लिया कि समाधान के संदर्भ में ही हम्म। समस्या को आप पहचान सकते हैं। हाँ, ये मुझे इसमें प्रॉब्लम होता है इससे एक कि सर्कुलैरिटी बन जाती है। नहीं इसमें, हाँ, क्योंकि क्या है कि आप किसी को कोट कर दिए। अब आपने कोट कर दिया तो मैं किससे बात करूं? आपसे बात करूं कि जिसका कोट है उससे बात करूं? मतलब मैं, मान लो आपने अभी पवन ने ये यूज किया और अपने दोनों को बोला, तो मैं जब रिस्पॉन्ड करूंगा तो मैं किसको रिस्पॉन्ड करूं? पवन को रिस्पॉन्ड करूं? वो तो मैं कर सकता हूं, पर हाँ, अभी तो मैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ। जिसका वो कोट है उसको तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो मेरा रिस्पॉन्स दोनों हालत में यूजलेस है, क्योंकि अगर मैं उसको करूं जिसका ये कोट है, तो तुम छूट जाओगे, और तुमको करूं तो वो छूट जाएगा, तुमको तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये जो तरीका है इसको मैं थोड़ा सा गड़बड़ मानता हूं। हम अपने अनुभव की बात करें तब बात होगी। मैं समाधान के उसमें तो समाधान, हम सभी तो समाधान, मतलब मैं उसमें पढ़ नहीं जा सकता। मतलब मैं उसी आदमी से वो बात कर सकता हूँ जो ये बोले अपने अधिकार पे, तब मैं उस पे थोड़ा उनके साथ लग सकता हूँ। आई डोंट नो लग पाऊंगा कि नहीं लग पाऊंगा, क्योंकि हमारा तो जब प्रॉब्लम जो नागराज जी से एक तरह का शुरू हुआ वो इस बात को लेकर हुआ कि बाबा, आपने अनिश्चितता जो मुझे पैल्पेबल दिखती है, द अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इज ओमनी प्रेजेंट फॉर मी। मैं अभी एक कदम यहाँ पे चलूं और मेरा पांव मुड़ सकता है। मेरे को अभी एक लॉटरी लग सकती है।
मुझे पता नहीं है, मेरे कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये मेरे लिए पैल्पेबल है। और मेरे जीवन में तो हर कुछ सब कुछ हुआ ही है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं, मुझे कोई उम्मीद या ना उम्मीद दोनों नहीं, और उसमें होता चला गया। तो अनसर्टिनिटी मेरे लिए ओमनी प्रेजेंट है, और मुझे लगता है कोई भी ध्यान देगा उसको दिखाई देगी कि अनसर्टिनिटी ओमनी प्रेजेंट है। अब आपके पूरे वांग्मय में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की कोई जगह नहीं है। आपने क्या किया? आपने उसको नियति में डाल दिया। तो आपके जैसा तर्क शास्त्री तो कोई हुआ नहीं है आज तक। अब नियति में उसको डाल दिया तो अब कुछ नहीं कर सकते आप उसका। और फिर आपने नियति और नियति क्रम को भी एक क्रम दे दिया, जिसको मेरा अनुभव नहीं है। मेरे लिए वो एक थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो मेरे अनुभव में नहीं है नियति। एक, मैं मान सकता हूं कि नियति को करके कुछ है, बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसका। मेरा एक्सपीरियंस तो अनिश्चितता का है। पर क्योंकि आपने उसको नियति में डाल दिया, इसलिए मैं अब आपके साथ बात कैसे करूं? क्योंकि आप उसको एक तरह से अस्वीकार करते हो। आप उस पूरे वांग्मय में अनिश्चितता कहीं दिखाई नहीं देती। एक जगह जीवन विद्या एक परिचय नाम की किताब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 7 में एक जगह वो ये लिखते हैं कि जब तक आपको समाधि नहीं लगी, तब तक आपको उठपटांग विचार आने ही वाले हैं। यहां मुझे एक बात लगी, जिसपे मुझे लगता है एक पूरा लंबा सेमिनार इन जीवन विद्या वालों को करना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि हमारी समाधि लगी है कि नहीं लगी है। और अगर नहीं लगी है, तो ये जो ऊटपटांग विचार आते हैं उसका आप क्या करते हैं? उसको आप इस फ्रेमवर्क में कैसे देखते हो? आप तो प्रबोधन कर रहे हो। अब आप बताओ कि आप उसको कैसे डील करते हो, क्या करते हो। वो सच्ची बात होगी, वो एकदम वास्तविक बात होगी, एक्सपीरियंशियल बात होगी। नहीं तो थियोरिटिकल बात है। मुझे लगता है कि अब 1 डेढ़ घंटा होने वाला है, तो अभी इस चर्चा को यहाँ पॉज कर देते हैं, है ना। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि हम फिर से मिलें, कल परसों दोबारा मिलें, यहीं से कंटिन्यू करें। और मेरा रिक्वेस्ट है इस बार पवन कुमार लीड लें। थोड़ा मतलब वी शुड नॉट ड्रॉप दिस इशू, वी नीड टू वी नीड टू हाँ, अभी तो आज पहला दिन था और एक तरह का वार्म अप अभी तो शुरू हुआ है, तो तो हाँ अभी और एक और मतलब सिंस इट इज अ सीरीज ऑफ डिस्कशन, तो हम्म, अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं, है ठीक है। ना। अगली बार फिर पवन आप मतलब पवन कुमार आप शुरू कीजिए। जो मेरे जो भी अभी समझ में आया है, या जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि ये इतिहास बोध का शिक्षा में होना, या इतिहास बोध का शिक्षा से एब्सेंस हो जाना, चाहे वो मॉडर्न स्कूल, चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग हो या वो ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग हो। ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग में भी कोई इतिहास बोध है नहीं। इसका सिग्निफिकेंस है या नहीं है ना। इंक्लूडिंग जैसे जीव विद्या के भी जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसमें कोई इतिहास बोध कुछ खास है नहीं। मेरे जैसे आदमी तो काफ़ी स्ट्रगल करा है कि भाई पास्ट को क्यों देखना है, क्या होगा उससे। किसी ने कहा था गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना एक सिमिली बन गया इतिहास को देखने के लिए। और पवन जी का जो वही तो। मेन कंसर्न रहा है कि भाई डीरेसिनेटेड हो गए हैं, अपरूटेड हो गए हैं। उस चीज को एड्रेस करते हुए हम अगली बार से शुरू करेंगे, और डिस्कशन जैसे सहजता पूर्वक आगे बढ़ता है, बढ़ेगा। अगली बार पवन आप देख, इसको कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर वी फिनिश, कि ये जो डीरेसिनेशन है ये बेसिकली पहले स्व से है। मैं अपने से ही डीरेसिनेटेड हो गया हूँ, यानी मेरे अपने एक्सपीरियंस से ही मैं एलियनेटेड हो गया। मैं रोज देखता हूँ हिंदू मुसलमान के जो इश्यूज हैं, रोज दिखाई देते हैं कि कितने वो क्या है क्या नहीं है। पर मैं थियोरिटिकल जीवन में जी गया कि नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई और भाईचारा और हैन और तैन। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ऑफ कोर्स। बट रोज का जो एक्सपीरियंस है, कि वो जो नुपुर शर्मा है उसके साथ क्या हुआ, उदयपुर वाले वो टेलर के साथ क्या हुआ,
है ना। अभी बंगाल में टीएमसी के राज में क्या हुआ, ये मुझे रोज आई हियर इट, बट दिस एक्सपीरियंस आई एम नॉट यूजिंग व्हेन आई एम टॉकिंग। व्हाट इज दिस? ये इनऑथेंटिसिटी हम में कहां से आ गई, जो कि हमको अपने खुद के एक्सपीरियंस से एलियनेट कर दी, वहां से शुरू होती है। ये जो तुम बात कर रहे हो, ये तो उसके बाद आएगा कि हम अपने समाज, अपने 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 विगत का इतिहास देखें। वो अपने अपना ही नहीं देखना चाहते। मैं अपना अपना ही इतिहास, अपने से ही कटा हुआ हूं। जब मैं अपने को देखूंगा तो मेरा मैं में मेरा विगत समाया हुआ है भाई। मैं कोई, आई एम नॉट जस्ट प्रेजेंट, आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ माई पास्ट। हाँ पवन जी, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। इसको थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा। मतलब मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन अपना कंफ्यूजन आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे ऐसे दोस्त हैं, लेट्स से वो फेमिनिस्ट है, वो अपनी पूरी बात अपने एक्सपीरियंस पे कहेंगे कि मैंने देखा है महिलाओं को पीटते हुए घर में, मेरी माँ घर में पिटी है, या मेरा मेरा मेरे पति ने मुझे मारा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि, है ना, कि महिलाओं का शोषण नहीं होता है। मेरे अपने ऐसे दोस्त हैं जो कि क्या कहना चाहिए उनको, अम्बेडकराइट है। वो अपना जाति के लेके एक्सपीरियंस को लेके भी पूरा वो गढ़ते थे। तो मैं ठीक कह है, रहा हूँ इस इसको लंबी इसको एड्रेस बात करेंगे। करेंगे, इसको अपने एड्रेस करेंगे। करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये उनका एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक। ये उन्होंने पिक एंड चूज किया है, पूरा एक्सपीरियंस नहीं है ये उनका। ऐसे ही इसमें कुछ से दोस्त उन्होंने ऐसे भी हैं कट जो एंड कहेंगे पेस्ट कि किया है। मेरा हिंदू मुसलमान का अच्छा एक्सपीरियंस है ना। मेरे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं, है ना। मेरा जो सब्जी वाला है वो अच्छा मुसलमान है, फ्रेश सब्जी देता है, रीजनेबल देता है। तो इस बट वी मस्ट एड्रेस दिस, है ना। वी मस्ट एड्रेस दिस इशू ऑफ आवर ओन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, एंड how that is useful in addressing these very complex problems which we are facing today. Not problems, but चलो, situations we are facing today. या ओके, विल डू इट नेक्स्ट टाइम, देखते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवनदय शिविर में जो ज़्यादातर ऑडियंस जो आता है वो एक अर्बन मिडिल क्लास ऑडियंस आता है। उसका जो एक्सपीरियंस है अब तक, स्पेशली अगर हम कहेंगे यूथ आ रहा है, उसका तो बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है। अर्बन मिडिल क्लास यूथ का एक्सपीरियंस जो है, थोड़ा बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इश्यूज हैं, और उसी को एड्रेस करते हैं जीवदया शिविर, है ना, कि मतलब संबंध में विश्वास, या प्रेम, है ना, और नहीं, लेकिन थोड़े देखिए बहुत कि जॉब इनसिक्योरिटी का इसको एक्सपीरियंस है। आप अलग नहीं कर सकते। इवन अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि एक सामान्य आदमी, नासमझ आदमी, या अनुभव से, जो अब जिसको अनुभव नहीं हुआ, जैसे अभी थोड़ी देर बात हो रही थी कि अनुभव के पहले उटपटांग विचार आते हैं, तो चलिए इसको दो भाग में कर देते हैं। एक है अनुभव संपन्न व्यक्ति, और एक है अनुभवहीन व्यक्ति। अब अनुभवहीन व्यक्ति के भी एक्सपीरियंसेस हैं, और अनुभव संपन्न व्यक्ति का भी एक्सपीरियंसेस है। और मैंने फर्स्ट हैंड जो है दोनों के एक्सपीरियंसेस देखे, और मैंने ये पाया कि अनुभव संपन्न व्यक्ति भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दो चार ऐसे कुछ करता है। तो ठीक। हाँ हाँ, अब जैसे चलिए एक घटना जो है, अब बाबा जी का जो है हड्डी टूट गई, और उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया डॉक्टर से। डॉक्टर ने इनको ये कहा कि आप एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, चलने लगेंगे। और उन्होंने भरोसा करके वो ऑपरेशन करा लिया। और उसके बाद एक हफ्ता हो गया, वो नहीं खड़े हो पाए, महीना हो गया, नहीं हो पाया। जब कई महीने बीत गए, तब इन्होंने लिटरेचर उसका मंगवाया और उसको उन्होंने पढ़ा। तो जब लिटरेचर उन्होंने पढ़ा, तो उनको लगा कि भाई इसमें तो ऐसा कुछ क्लेम ही नहीं किया गया। तो ऐसा उनका कटु अनुभव हुआ। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई फिर जो है क्या क्या किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसका तो जात ही वही है डॉक्टर का। डॉक्टर के जाति यही झूठ बोलना। हाँ, बोले कि डॉक्टर जात, उसका जात ही वही है, जो है इस तरह का दुष्टता करने का, है ना। तो अब एक ही डेटा पॉइंट था, उससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। तो मतलब मुझे कहने का मतलब ये है कि क्या व्यक्ति मतलब के लिए ये संभव है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस
से निष्कर्ष ना निकाले। हाँ, तो इसको मतलब निकालेगा ही। हाँ, वी मस्ट टेक इट अप इन आवर जैसे पवन नेक्स्ट। जी भी बोल रहे थे ना अभी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब मेरे लिए कंफ्यूजन ही है, तो इसको अगली बार लेते हैं, अगली बार आप लीड कीजिएगा हाँ, डिस्कशन, ठीक है? हाँ, और ये बहुत अच्छा बिंदु है ये वाला। हाँ, पवन जी लगता है चले गए क्या? चलेगा शायद। हाँ, उनके कोई गेस्ट आए हुए हैं। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मैं गया, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गया था। हाँ। हमने तो आज तक भाई जितने बड़े छोटे हर तरह के लोगों के साथ रहे, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि व्यक्ति अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से निष्कर्ष ना निकालता हो। निकालता हो या नहीं निकालता हो, क्या बोल रहे हो? ना निकालता हूँ, मतलब निकालता ही है व्यक्ति। अच्छा, नहीं पर जब, नहीं नहीं, देखिए, दो तरह की बात है। एक पर्सनल बिहेवियर में एक बात है, सार्वजनिक बात जब करता है तब करता है क्या? प्रश्न ये है। सार्वजनिक कोई ऐसा स्टेटमेंट, मैं और तुम दोस्त हैं या हम रिश्तेदार हैं, उसमें तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही मुद्दा बनता है, मतलब झगड़े का या दोस्ती का, डेफिनेटली। लेकिन हम एक सार्वजनिक मंच पे या सार्वजनिक बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं, तो हम क्या पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करते हैं या हम थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में रहते हैं? ये प्रश्न है। पर्सनल 1 to 1 वाली बात नहीं हो रही है। एक सेमिनार में, एक कॉन्फ्रेंस में, एक सभा में हम जो बात करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई टाइप बात करते हैं, तब। फिर तो वो पॉलिटिकली करेक्टनेस वाली चीज भी आ जाती है ना। हम्म। उसमें तो फिर पॉलिटिकली करेक्टनेस वाली चीज आ जाती है। हाँ, जो भी बोलो, मतलब नहीं, जैसे आर्टिकल लिखते हैं लोग अखबारों में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि किस दुनिया के लोग हैं। मैं अभी टेलीग्राफ एक अखबार है, मैं वहां जब फॉरबिसगंज जाता हूं तो मेरे चाचा जी उसको मंगाते हैं, मैं तो उसको दूर से भी नहीं छूना चाहता हूँ उस अखबार को। उसके एडिटोरियल पेज में दो, पहला पैराग्राफ कोई ग्रीक माइथोलॉजी से, कोई रोमन माइथोलॉजी से, कोई ऐसे कैरेक्टर्स की बात करेगा जिसको कि मेरे सन में 10,000 हिंदुस्तानियों में, अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों में, दो चार जानते होंगे उन कैरेक्टर्स को। अखबार तो सभी पढ़ रहे हैं। वो क्यों लिख रहा है? ऐसी बात वो क्यों लिख रहा है जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि वो बोल क्या रहा है? कौन से कैरेक्टर हैं? माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ग्रीक माइथोलॉजी से लिए हुए हैं, कहीं से लिए हुए हैं। वो क्यों लिख रहा है और कौन समझ रहा है उस बात को? अच्छी लगती है, अच्छी दिखती है, ये पता चलता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, इसीलिए लिख रहा है ना। तो ये फेक विशेषता है वाला कि चीज आ नहीं है? जाती मतलब बेसिकली आई एम सेइंग कि हम एक्सपीरियंस को जब कहते हैं तो मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं। तुम पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करोगे तो इनऑथेंटिक हुई ना वो बात। है। तो ऑथेंटिक बात करना हम भूल गए हैं सार्वजनिक मंचों पे, सार्वजनिक जीवन में। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑथेंटिसिटी है क्या? ऑथेंटिसिटी यही है ना कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है। It's 8 hours. चलो अब बंद करते इस हैं पे और। हाँ, वी मस्ट रिविजिट दिस। तो अभी इसको रिकॉर्डिंग को यहीं मैं रोकता हूँ। आप दोनों आए, आपका धन्यवाद। एक फिर इसके आगे दो अगली रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और भी कई उस इंटरव्यू से और भी कई बिंदु हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे। हमने ये बात जहाँ छोड़ी उसको भी आगे ले जाएंगे। ठीक है। आज मुख्य रूप से होना और दिखना दिखाना वाला जो मुद्दा था वो, वही आज मुख्य रहा बातचीत में। जी जी। और जो है, मैं अब रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। हाँ? पॉज कर दीजिए तो फिल्टर हो जाए।